अच्छा, अब हमने जो पहले स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर पढ़ी थी ड्यू टू फटीग, उसमें स्टेज 1 तो थी क्रैक इनिशिएशन, ठीक है। स्टेज 1 वाज क्रैक इनिशिएशन, स्टेज 2 वाज क्रैक प्रोपेगेशन, थर्ड स्टेज तो वैसे ही चूंकि इट इज फ्रैक्चर सो। अच्छा, बाज मटेरियल्स जो होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ टाइम जो होता है मटेरियल का पार्ट का, वो क्रैक इनिशिएशन में गुजरता है। स्पेशली जो जिन मटेरियल्स की प्रोसेसिंग बड़ी अच्छी होती है, फिनिशिंग बड़ी अच्छी हुई होती है, उनके अंदर क्रैक्स डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। और वंस जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और फिर प्रोपिगेशन और फेलियर में निस्बतन कम टाइम लगता है क्रैक इनिशिएशन की निस्बत। बास स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, या जिस टेक्निक से उनको बनाया जाता है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, कि उनके अंदर कुछ जो है वो डिफॉर्मिटीज या क्रैक्स जो है वो इनहेरेंटली प्रेजेंट होते हैं मटेरियल के अंदर। यानी जब वो नई बनती है चीज, उस वक्त भी क्रैक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स की सारी लाइफ जो है वो स्टेज 2 में गुजरती है, जिसे आप क्रैक प्रोपिगेशन कहते हैं। नॉर्मली बड़े स्ट्रक्चर्स जिस तरह ब्रिजेस वगैरह, जिनके अंदर फॉर एग्जांपल वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं, तो वेल्डेड जॉइंट्स के अंदर क्रैक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी सारी जो पूरी लाइफ है वो स्टेज 2 यानी क्रैक प्रोपिगेशन में गुजर रही होती है। ठीक है, तो ये जो लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड है, इस मेथड के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि क्रैक इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी प्रेजेंट, और उसका इनिशियल साइज भी हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेस इंटेंसिटी कितनी लग रही है बॉडी के ऊपर। स्ट्रेस इंटेंसिटी क्या चीज है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। और देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द क्रैक जो प्रोपिगेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है क्रैक मुसलसल, एंड द स्ट्रेस इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा स्ट्रेस इंटेंसिटी आप लगाएंगे उतनी तेजी से क्रैक प्रोपिगेट करेगा। और अल्टीमेटली इसका आपके नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा, क्योंकि क्रैक जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि रिमेनिंग मटेरियल कैन नॉट एक्चुअली विदस्टैंड द अप्लाइड स्ट्रेसेस, तो फिर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर अकर कर जाता है। तो आप बेसिकली क्रैक लेंथ, इनिशियल से क्रैक लेंथ जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसके दरमियान देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं एट अ गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी। ठीक है, so this is what you are going to do in this linear elastic fracture mechanics method. अच्छा, सो ये स्ट्रेस इंटेंसिटी की बात कर, ये जो मैंने स्ट्रेस इंटेंसिटी कहा, जो मैंने इधर सिग्मा लिखा, दैट इज एक्चुअली के। तो जब के आई क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी यानी के आई सी रीच कर जाती है, तो फिर देर इज अ सडन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ऑफ द रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन इन टेंसाइल ओवरलोड। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हाँ, क्रैक ग्रोथ, फटीग। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा सेक्शन चैप्टर 5 में से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 5 में मैंने ये स्ट्रेस इंटेंसिटी वाला टॉपिक कवर नहीं किया था, और जानबूझ के कवर नहीं किया था क्योंकि इसकी उधर कोई एप्लीकेशन थी नहीं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे उसमें। यहाँ पे हम उसकी क्वेश्चन को ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है। तो fatigue cracks nucleate and grow when stresses vary and there is some tension in each stress cycle. Consider the stress to be fluctuating between the limits of sigma min and sigma max. ये अब स्ट्रेस की रेंज है सिग्मा मैक्स, ये रेंज है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन। इक्वेशन 537 में स्ट्रेस इंटेंसिटी की ये इक्वेशन दी हुई थी। रिमेंबर चैप्टर 5 वाज डीलिंग विद स्टैटिक लोड। ठीक है, उसमें स्ट्रेस रेंज नहीं थी, उसमें खाली स्ट्रेस थी, कांस्टेंट स्ट्रेस थी। तो लिहाजा आपके पास जो स्ट्रेस इंटेंसिटी की रिलेशनशिप थी,
वो मैं डायरेक्टली चैप्टर 5 में से इक्वेशन 537 में से लेकर आ गया हूँ कि के आई इज इक्वल टू बीटा सिग्मा पाई ए अंडर रूट। ठीक है, इसमें बीटा जो है ना, दिस इज अ ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। जिस तरीके से हम वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो के होता था, के टी या के एस, वो फाइंड आउट करते थे ना मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए कि डिसकंटिन्यूटी किधर है। इसी तरह ये बीटा डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री के अंदर क्रैक किधर मौजूद है, और उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बने हुए हैं जिनमें से बीटा निकल आता है। वो मैं ग्राफ कुछ आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये बीटा फाइंड आउट करने के लिए जो ग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बुक में मौजूद है। देन सिग्मा इज ऑब्वियसली स्ट्रेस। A is the crack length. And Ki is the stress intensity. अब इसी को अगर मैं वेरिएबल लोड के लिए ले आऊं, यानी सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, तो मैं सिग्मा की जगह डेल्टा सिग्मा यूज कर लूं, यानी स्ट्रेस रेंज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन, तो ये आपको स्ट्रेस इंटेंसिटी की रेंज दे देगा, डेल्टा के आई। ठीक है, स्ट्रेस इंटेंसिटी की रेंज। So this is actually the equation that we are going to use. लेकिन ये I किधर से, ये चैप्टर 5 में से डिराइव हुई है। तो डेल्टा के आई इज इक्वल टू बीटा डेल्टा सिग्मा इंटू पाई ए अंडर रूट। सो अज्यूमिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस LEFM लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियल क्रैक मौजूद है, उसकी लेंथ AI है। ठीक है, इनिशियल लेंथ। Crack growth as a function of the number of stress cycles n will depend on sigma, obviously। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप आ रहा है A, वो सिग्मा पे भी डिपेंड कर रहा है और K पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, for delta Ki below some threshold value a crack will not grow। अगर आपकी Ki की वैल्यू यानी सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, तो आपका क्रैक ग्रो नहीं करेगा, वो AI की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ठीक है, वो ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से बढ़ जाता है, फिर क्रैक ग्रो करेगा। और फिर आपने देखना होगा कि अगर डेल्टा सिग्मा जितना बड़ा होगा उतना डेल्टा के आई बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इक्वेशन से देख सकते हैं जितना डेल्टा सिग्मा बड़ा होगा उतना डेल्टा के बड़ा होगा। तो ये अब एक रिलेशनशिप है, इक्वेशन है, इसमें क्रैक लेंथ ए जो है दैट इज ऑन वाई एक्सिस और स्ट्रेस साइकिल्स वो एक्स एक्सिस पे है। और आपने मुख्तलिफ सिचुएशंस, 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस देख रहे हैं। एक में डेल्टा के आई जो है वो छोटा है, यानी ये वाली सिचुएशन है, डेल्टा के आई 3 इज द लार्जेस्ट एंड डेल्टा के आई 1 इज द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट डेल्टा के आई क्या करता है, वो इनिशियल जो क्रैक लेंथ है उससे जो जो भी कोई क्रैक लेंथ है मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, उस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स लगते हैं। इसकी बनिस्बत अगर मैं स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ाने से बहुत थोड़े नंबर ऑफ साइकिल्स में आप वो क्रैक लेंथ ए अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस इंटेंसिटी इज बेसिकली ड्राइविंग द क्रैक प्रोपेगेशन। जितनी ज्यादा स्ट्रेस इंटेंसिटी होगी उतनी कम लाइफ होगी, उतनी तेजी से क्रैक लेंथ ए इंक्रीज होगी। फिर आप रेट ऑफ क्रैक ग्रोथ पर साइकिल, इसका भी ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, ये है रेट ऑफ क्रैक ग्रोथ, DA/DN। दिस इज रेट ऑफ क्रैक ग्रोथ पर साइकिल। और इसकी एक्स एक्सिस पे आपका डेल्टा के यानी रेंज ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी। अगर इन दोनों का आपस में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक सिग्मोइडल शेप बनाता है। और इसका जो इनिशियल ये वाला रीजन 1 है, दिस इज क्रैक इनिशिएशन, और जो मोस्ट ऑफ द लाइफ है वो गुजर रही है रीजन 2 में। और इस रीजन के अंदर ये
जो है वो आपकी जो लाइन है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन लॉगरिथमिक कर्व पे, लॉग लॉग कर्व के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और फिर जब ये दोबारा लाइन जो है नॉन लीनियर होती है तो ये रीजन 3 में दाखिल हो जाता है और देयर इज अ सडन क्रैक, अनस्टेबल हो जाता है, देयर इज अ सडन कैटास्ट्रोफिक फेलियर। तो हम बेसिकली इस पॉइंट को फेलियर कंसिडर कर सकते हैं यहां से, क्योंकि हम कह रहे हैं क्रैक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर है, क्रैक इनिशिएट हो चुका है। और इस पॉइंट पे जहां पे रीजन 3 में क्रैक अनस्टेबल हो जाता है, उसके बाद आपको नहीं पता कि किस टाइम पे फ्रैक्चर हो जाए, इस पॉइंट के दरमियान हम कहते हैं ये जी इसकी फटीग लाइफ है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूं तो प्रोबेबली आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि कितनी गिवन स्ट्रेस के ऊपर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स मेरे बन रहे होंगे। एनीवे हाँ, तो बेसिकली ये जो फिगर था इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर dA/dN चेंज हो रहा था। देख रहे हैं आप, ए और एन के दरमियान ग्राफ है और नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो मैंने इसकी चेंजिंग स्लोप जो है वो बेसिकली प्लॉट की है। ठीक है इस ग्राफ के अंदर, फिगर 9 के अंदर लिखा क्या हुआ है, व्हेन dA/dN is measured in and plotted on log-log coordinates, the data for different stress ranges superposed, giving rise to a sigmoidal curve. Delta Ki threshold is the threshold value of delta Ki below which a crack does not. ठीक है From threshold to rupture, an aluminium alloy will spend 85 to 90% life in region 1, 5 to 8% in region 2 and 1 to 2% in region 3. ये एल्यूमिनियम एलॉय के लिए। अच्छा, अब अगर मैं सिग्मा मिन ओवर सिग्मा मैक्स, ये रेशो जो है स्ट्रेस रेशो इसको कहते हैं, इसको चेंज करूं या बढ़ाता जाऊं तो ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। एनीवे द इंपॉर्टेंट थिंग इज जी पेरिस इक्वेशन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। पेरिस इक्वेशन जो है ये इस सेकंड रीजन, ये जो रीजन 2 है इसके अंदर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। पेरिस इक्वेशन K/dN which is on the y-axis is equal to C into delta Ki raised to the power m। ठीक है, अब इसके अंदर C और m ये मटेरियल कांस्टेंट है, एम्पिरिकल मटेरियल कांस्टेंट, ये नहीं एक्सपेरिमेंटली इनको फाइंड आउट किया जा चुका है। तो मुख्तलिफ मसलन स्टील की कोई टाइप होगी उसका C&M आपको गिवन होगा या पता होना चाहिए, निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम के हैं तो उनके C&M डिफरेंट होंगे। ठीक है ये इक्वेशन इज गिवन रिप्रेजेंटेटिव बट कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ C and M फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ स्टील्स आर लिस्टेड इन टेबल। आगे टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर C और M की वैल्यूज गिवन है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। डेल्टा Ki जो है वो आपको पता है, डेल्टा Ki की मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बीटा डेल्टा सिग्मा अंडर रूट पाई ए, ये आपके पास डेल्टा Ki की वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, बीटा डेल्टा सिग्मा पाई ए, ये हो गया डेल्टा Ki। C और M किधर से आएंगे? C और M जी, ये फॉर एग्जांपल फेराइटिक परलाइटिक स्टील्स। ठीक है, परलाइट जो होता है, जो आपका एनिलिंग से स्टील बनता है, उसके लिए C की वैल्यू 6.89 इंटू 10⁻⁻12 है अगर आप SI यूनिट्स में, अगर US कस्टमरी यूनिट्स में तो 3.6 इंटू 10⁻10 है, और M की वैल्यू 3 है दोनों केसेस। M इज यूनिटलेस, सो दोनों केसेस के लिए 3 है। मार्टिनसाइटिक स्टील्स, मार्टिनसाइटिक स्टील्स वो होते हैं जो कि आपके क्वेंचिंग से बनते हैं, फास्ट कूलिंग से बनते हैं, उसके लिए आपके C की ये वैल्यूज गिवन है, M की ये वैल्यू गिवन। ऑस्टिनाइटिक स्टेनलेस स्टील्स, जो ऑस्टिनाइट फेज जिन स्टील्स में होता है, वो 5.61 इंटू 10⁻12, 3 इंटू 10⁻10, ये SI यूनिट्स और US कस्टमरी यूनिट्स के लिए, और M की वैल्यू
3.25 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सी और एम की वैल्यूज गिवन होती है। डेल्टा के आई आप ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है मैंने इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बीटा अभी तक आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं, वरना डेल्टा सिग्मा आपको पता है, सिग्मा मैक्स ओवर सिग्मा मिन, सॉरी माइनस सिग्मा मिन। अगर आपको स्ट्रेस इस तरह दी हुई है, आपको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन पता होता है। इसी तरह ए है विच इज क्रैक लेंथ, इनिशियल क्रैक लेंथ इज नोन। अब यहां से अगर आपने नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने हो तो बेसिकली आपको इसको एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बेसिकली उसका सोल्यूशन होगा। इंटीग्रल आपने जीरो से जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं टोटल फ्रैक्चर तक, वहां तक आपने इंटीग्रेट करना है, और ए को जो वाली टर्म को आपने जो इंटीग्रेट करना है वो इनिशियल क्रैक लेंथ से लेके फ्रैक्चर पे जो क्रैक लेंथ होगी उसके दरमियान आपने इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो या तो आप इसको एनालिटिकली सॉल्व कर लें या फिर आप इसकी न्यूमेरिकली सॉल्व करें। न्यूमेरिकली सॉल्व करने का मतलब है कि आप इसका कोई एल्गोरिदम बना लें जहाँ इंक्रीमेंटली इसको सॉल्व करें। तो ये फॉर एग्जांपल रीम स्नाइडर एक मैथमेटिशियन है जिसने इसका ये सोल्यूशन सजेस्ट किया। नाउ दिस इज आप लोगों ने न्यूमेरिकल का कोर्स नहीं अभी तक पढ़ा, अदरवाइज न्यूमेरिकल मेथड इज समथिंग लाइक दिस। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी चीज, इस अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो आपका न्यूमेरिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड तो आप इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करें, और न्यूमेरिकल मेथड क्या होगा कि आप इसको फॉर एग्जांपल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, और यहाँ पे इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लें और फिर इनको ऐड कर दें। सो दिस वुड बी अ न्यूमेरिकल टेक्निक। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक नॉर्मली कंप्यूटर्स के थ्रू जब आप सॉल्व करते हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो यू यूज न्यूमेरिकल मेथड्स, बैकग्राउंड में न्यूमेरिकल मेथड्स यूज हो रहे थे इस तरह के। ठीक है, ये एक एल्गोरिदम है पूरा जिसमें आपने डेल्टा ए जे किसी भी स्टेप जे के ऊपर जे की वैल्यू 1 2 3 1 से शुरू कर सकते हैं और आगे वो इंक्रीमेंटल आती जाएगी। ए जे प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए जे प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी, ए जे प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हर स्टेप में आप वैल्यू निकालते जाएंगे, और इस तरह आपके पास हर स्टेप के बाद एन की वैल्यू भी अपडेट होती जाएगी, एन जे प्लस 1 होती जाएगी, और आखिर में टोटल एन की वैल्यू जो है वो तमाम एन जे की वैल्यूज़ को ऐड कर दें, सम कर दें। जिस तरह इधर मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स को आप ऐड कर दें, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली इसको कंप्यूटर यूज़ करके आप इसका कोड लिख सकते हैं। बेसिकली ये एक एल्गोरिदम की फॉर्म में आपके सामने। तो कहने का मकसद यह है कि लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड को यूज़ करने के लिए नॉर्मली आपको कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए होती है। आप हाथ से सॉल्व इस इक्वेशन को नहीं करते बल्कि कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं। तो दिस वाज लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड। ये मैं थोड़ा सा बीटा फाइंड आउट करने का तरीका, बहुत सारी ये देखें फिगर्स दी हुई हैं। अब इसमें क्या है, ये फिगर 5-25 में इधर एक क्रैक मौजूद है ए बी। ठीक है, 2a इसकी लेंथ है, सेंटर से एज तक जो है वो a होती है और टोटल लेंथ जो है वो 2a है। और ये ऑफ सेंटर है, सेंटर में तो नहीं है क्रैक, सेंटर से साइड पे है लेकिन बिल्कुल साइड पे भी नहीं है। तो इसका साइड से जो सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज d, और टोटल विड्थ जो है इस प्लेट की दैट इज 2b। ठीक है, तो फिर आप a ओवर d देख लेते हैं, ये a और d है। ठीक है, a ओवर d देख लेते हैं कितना है। सो फॉर एग्जांपल 0.6 है। फिर आप देख लेते हैं d ओवर b कितना है, d ओवर b। ठीक है, यानी क्रैक के सेंटर की प्लेट के एज से क्या डिस्टेंस है, और उसका जो एज है और जो टोटल विड्थ है यानी ज्योमेट्री है उसकी, उसका क्या है। तो फॉर एग्जांपल वो 0.4 है, d ओवर b 0.4 है, तो यू आर हेयर। ठीक है, तो आपके बीटा की वैल्यू ये 1.25 या जो भी इधर आ रही है वो होगी। ठीक है, ये बिल्कुल जिस तरह स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते थे उसी तरह आप
बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल एज के ऊपर है क्रैक, तो फिर आप h ओवर b फाइंड आउट करते हैं। h जो है वो अब ये लेंथ है, 2h जो है वो लेंथ है प्लेट की, b विड्थ है। तो h ओवर b और a ओवर b की रेशो को देखते हुए, a जो है वो क्रैक लेंथ है, a ओवर b की रेशो को देखते हुए आप बीटा की वैल्यू, ये बीटा है, ये बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ है। ठीक है जी। तो दिस इज लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड। इसको ये जो मैंने दो मेथड्स आज आपको पढ़ाए हैं, वन वाज स्ट्रेन लाइफ मेथड, ठीक है, स्ट्रेन लाइफ मेथड। उसके अंदर आपने मेंसन कॉफिन रिलेशनशिप देखा है, ठीक है, विच वाज डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्राइम एफ इंटू 2n रेज टू द पावर b प्लस सिग्मा प्राइम एफ ओवर e 2n रेज टू द पावर c। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ साइकिल्स एंड स्ट्रेन। और इसमें एप्सिलॉन प्राइम एफ, सिग्मा प्राइम एफ, बी और सी और ई, ये सारी चीजें आपने देखा था टेबल A-23 में आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड करने हैं तो आपको स्ट्रेन मैयर करनी पड़ेगी। स्ट्रेन की मैयर्ड वैल्यू होगी तो आप नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेन को स्पेशली क्रैक में, यानी जहां पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है जिस रीजन में और क्रैक बन रहा है, वहां पे स्ट्रेन को मैयर करना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से ये स्ट्रेन लाइफ मेथड जनरली यूज नहीं किया जाता, बट दिस इज वेरी एक्यूरेट इन लो साइकिल फटीग। वो जो स्ट्रेस लाइफ मेथड की जो लिमिटेशन थी वो इसमें नहीं है। ये लो साइकिल फटीग को अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन इशू क्या है कि एप्सिलॉन को मेजर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इसकी नहीं देख रहे होंगे जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसकी आपको एक्सरसाइज में भी नज़र आएंगी। मैंने एग्जाम्पल भी कोई नहीं कराई, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा आपने पढ़ा है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि पेरिस इक्वेशन। पेरिस इक्वेशन क्या थी? पेरिस इक्वेशन इज दिस dA ओवर n, d over dn is equal to c डेल्टा के आई और रेज टू द पावर m। इसमें c और m की वैल्यूज आपको टेबल में से मिलेंगी, मटेरियल डिपेंडेंट है। डेल्टा के आई उसको आपको पता है विच इज इक्वल टू बीटा डेल्टा सिग्मा पाई ए अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से आप इसको एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रीट करके न्यूमेरिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला एल्गोरिदम यूज करके। अगेन इसकी प्रॉब्लम हम कोई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी था आपको बताना कि बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरीके से क्रैक्स को मॉनिटर किया जाता है, किस तरह उनको फॉलो किया जाता है और एंड में प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये कब फेल होगा। ठीक है, फाइनली आखिर में हम आ जाएंगे जी स्ट्रेस लाइफ मेथड पे वापस। मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस लाइफ मेथड की इक्वेशन उस वक्त, आज के लेक्चर में स्ट्रेस लाइफ मेथड की मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई थी। ठीक है, स्ट्रेन लाइफ मेथड और LEFM लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड की इक्वेशंस आपने देख ली हैं। अब फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम एंड्योरेंस लिमिट पे पहले फोकस करेंगे। एंड्योरेंस लिमिट आपको याद होगा, दिस इज द पॉइंट वेयर स्ट्रेस लाइफ ग्राफ बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जिसके नीचे इनफाइनाइट लाइफ हो जाती है। तो फिर मैं इनफाइनाइट लाइफ के लिए या सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स पे क्या स्ट्रेस की वैल्यू होती है, इसके लिए इस लाइन की इक्वेशन लिख के इसको यूज करके किसी भी बॉडी की लाइफ या उसकी जो है फटीग डिज़ाइन वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चंस?
सर पेपर में क्या देंगे आप? क्या मतलब? पेपर में क्या देंगे? मतलब ये थ्योरी पूछेंगे या न्यूमेरिकल इस तरह? थ्योरी एग्जाम में नॉर्मली तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थ्योरी के बगैर तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकोगे। जहां तक ये दो मेथड, स्ट्रेन लाइफ मेथड और लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड का ताल्लुक है, तो इसमें जो है मैं इसकी प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसकी आप इक्वेशन कैसे निकली है ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और जी कोई? चले, आपके सीआर को, नूर को कहा था कि मुझे जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सॉरी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं, जो बच्चे